नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में आज भी हम बात करेंगे कक्षा 9 के, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक आधा ही रह गया था। पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया नहीं था, उसमें कुछ चीज़ें आपको बताई थी और कुछ अभी अधूरी थी जो इस लेक्चर में पूरी करने की कोशिश करेंगे। और अगर नहीं भी हो पाएगा तो इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, एक वीडियो और आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिर अवस्था परिवर्तन की ही बात करने वाले हैं कि अवस्था परिवर्तन, उनके पद कौन से होते हैं, उनके नाम क्या हैं। तो पिछले जो वीडियो मैंने आपको उसमें बताया था तो वो एक बार देख लेंगे। उसमें हम लोगों ने अवस्था परिवर्तन के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिया था, जिसमें ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था के बारे में। जिसमें मैंने आपको बताया था कि ठोस अवस्था जो होता है उसे गर्म करने पर द्रव अवस्था में चेंज होता है, और द्रव अवस्था को जब गर्म किया जाता है तो वो गैस अवस्था में होता है। गैसीय अवस्था को ठंडा करने पर वो द्रव में आता है, और द्रव अवस्था को ठंडा करने पर वो ठोस अवस्था में आता है। तो मैंने केवल आपको ये प्रोसेस बताया था। आज की वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे कि उस अवस्था परिवर्तन का नाम क्या होता है और उसकी परिभाषाएं क्या होती हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर इसी पर रहेगा और स्किप नहीं करिएगा, आप अंत तक देखेंगे और इसको पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए, तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं आगे। चलिए, आज बात करने वाले हैं अवस्था परिवर्तन के पद। अब ये अवस्था परिवर्तन के पद, जो स्टेप होते हैं जिनसे अवस्थाएं चेंज होती हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं, तो इसी पर हम आज बात करेंगे और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा। पहला अवस्था परिवर्तन जिसका नाम होता है गलना, गलना या पिघलना। गलना या पिघलना, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा जो होता है अवस्था परिवर्तन का जो पद होता है, इसका नाम है जमना, या इसी को बोलते हैं हिमीकरण। अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। सॉरी, ये मेल्टिंग पॉइंट नहीं रहेगा, बस ये मेल्ट रहेगा, ये फ्रीज रहेगा। तीसरा जो होता है वो होता है क्वथन, या इसे उबालना भी कहते हैं। इसका होता है बॉयल। चौथा होता है संघनन, संघनन इससे बोलते हैं उर्ध्वपातन, इसे बोलते हैं सबमिलेशन। इन 5 पदों के बारे में जानेंगे, जिसमें गलना, पिघलना, मेल्ट या जमना है, हिमीकरण, फ्रिज बोलते हैं, और इसमें आगे समझ लेंगे मेल्टिंग भी कर सकते हैं, फ्रीजिंग भी कर सकते हैं, बॉइलिंग भी कर सकते हैं, कंडेंसेशन और सबलिमेशन। अब इसमें एक चीज़ समझ में, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग। चलिए, अब ये गलना पिघलना क्या होता है। गलना या पिघलना, जब कोई पदार्थ जो होता है वो ठोस अवस्था से जब द्रव अवस्था में जाता है तो उसे गलना या पिघलना कहते हैं। अब ये जो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में पहुंचता है, ये प्रक्रिया गर्म करने पर होती है, मतलब उच्च ताप देने पर होती है। जब
पदार्थ को ताप दिया जाता है तो उसके अणु जो होते हैं वो गति करना शुरू कर देते हैं, और जब वो गति करना शुरू कर देते हैं स्वतंत्र होकर के, तो वो धीरे धीरे वस्तु जो होती है वो द्रव अवस्था में चली जाती है। तो इस घटना को या इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को बोलते हैं पिघलना या गलना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आइसक्रीम हो गया, बर्फ़ हो गया, वो ताप मिलने पर, गर्म करने पर क्या होता है? पिघल जाता है, मतलब ठोस से वो किस में बदल जाता है? द्रव में बदल जाता है। तो इसी प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? गलना या पिघलना बोलते हैं। अगला होता है जमना या हिमीकरण। तो जमना या हिमीकरण क्या होता है? जमना का मतलब ये होता है, ये गलना का उल्टा प्रोसेस है, मतलब अपोजिट प्रोसेस है। जब कोई द्रव पदार्थ को जब ठंडा किया जाता है तो ठोस में बदल जाता है, तो इस घटना को या इस प्रक्रिया को जमना या हिमीकरण कहते हैं, और अंग्रेजी में से क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। तो फ्रीजिंग का मतलब यहाँ समझ लेंगे, जैसे घरों में जो फ्रिज यूज किया जाता है, तो फ्रिज क्या करता है? पानी हम रखते हैं फ्रिज में, तो वो क्या करता है? बर्फ़ जमा देता है। तो पानी को वो जमा देता है, मतलब बर्फ़ बना देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो होता है द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है, और ये गर्म करने पर नहीं होता है, ये ठंडा करने पर होता है। तीसरा प्रोसेस है क्वथन या उबालना। इसे क्वथन भी बोलते हैं या उबालना भी कहते हैं। क्वथन या उबालने का मतलब क्या होता है कि जब कोई वस्तु द्रव अवस्था से गैस अवस्था में जाती है, और ये द्रव अवस्था से गैस अवस्था में ताप देने पर जाती है, तो इसी जो है प्रक्रिया को या घटना को क्या बोलते हैं? क्वथन या उबालना। अंग्रेजी में से बॉयलिंग कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि वाटर बॉयल करना, बॉयल एग का नाम सुना होगा। तो उबालने का मतलब क्या होता है? उबालने का मतलब ये होता है कि जब कोई द्रव अवस्था है तो उसे आप गर्म करते हैं तो उबलना शुरू कर देता है, अर्थात वो वाष्पित होने लगता है, वो गैस में बदल जाता है। इसी घटना को या इसी जो है प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बॉयलिंग बोलते हैं या क्वथन बोलते हैं। चौथा है संघनन या कंडेंसेशन बोलते हैं। संघनन का मतलब ये होता है, ये क्वथन का ठीक उल्टा होता है। क्वथन का ठीक उल्टा का मतलब ये हो गया कि ये गैस अवस्था से द्रव अवस्था में होता है, और ये जो प्रक्रिया होती है ये ठंडा करने पर होती है, न कि गर्म करने पर। जब हम किसी गैस को ठंडा करते हैं तो वो द्रव में बदल जाता है। इसी जो है प्रक्रिया को संघनन या कंडेंसेशन बोलते हैं। और ये प्रक्रिया जो होती है वो एयर कंडीशन में चलती है, मतलब एसी में चलती है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ उसे आराम समझेंगे। संघनन का मतलब क्या हुआ? संघनन का मतलब ये हो गया कि जब किसी गैसीय पदार्थ को, गैसीय अवस्था को जब हम उसे ठंडा करते हैं तो द्रव में चला जाता है, तो इसी घटना को क्या बोलते हैं? संघनन। और आपकी जानकारी के लिए ये ज़रूरी है कि संघनन जो होता है वो एयर कंडीशन जो होता है, एसी बोलते हैं, उसमें भी होता है। और जो बारिश होती है, वर्षा जो होती है, वो भी किसकी वजह से होती है? संघनन की वजह से होती है। मतलब जो पानी होता है वो वाष्पित होकर कहाँ पहुँचता है? ऊपर बादल में जब जमा होता है, संघनित होता है, संघनन का प्रोसेस होता है, तो वो द्रव में बदलता है, और उसकी बूंदें जब नीचे गिरती हैं धरती पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्षा बोलते हैं या बारिश बोलते हैं। अब पांचवा स्टेप आप समझ लीजिए, ऊर्ध्वपातन को। ये ऊर्ध्वपातन क्या होता है? सबमिलिशन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में न बदलकर सीधे गैस में बदल जाए, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। मैंने क्या कहा, इसे थोड़ा सा आराम समझेंगे। जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में न बदलकर सीधे किस में बदल जाए? गैस में बदल जाए, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। इतना क्लियर हुआ? तो आपको मैंने यहाँ पर 5 प्रक्रियाओं के नाम बताए। ये 5 प्रक्रिया हैं, जिसमें गलना, पिघलना, जमना, हिमीकरण या क्वथन, उबालना या संघनन या ऊर्ध्वपातन। अब आगे बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट के बारे में। अब कुछ पॉइंट के बारे में बात करेंगे। जैसे पहला पॉइंट है गलना या इसे बोलते हैं क्या? मेल्टिंग। गलना या मेल्टिंग, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि गलना या मेल्टिंग क्या होता है। चलिए, अब ये गलना या मेल्टिंग क्या होता है इसे समझ लेते हैं। तो गलना या मेल्टिंग का मतलब ये होता है, पिघलना का मैं यहाँ पर डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। जब कोई
ठोस पदार्थ उष्मा देने पर द्रव अवस्था में चली जाती है। द्रव अवस्था में बदल जाती है। क्या देने पर? उष्मा देने पर, या कह सकते हैं गर्म करने पर। तो जब कोई ठोस पदार्थ उष्मा देने पर या गर्म करने पर द्रव अवस्था में बदल जाती है तो उससे क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को या उस घटना को बोलते हैं गलना या पिघलना। बहुत आसान सा प्रोसेस है और बहुत आसान सा इसका डिफिनेशन है, इसकी परिभाषा है कि सर कोई भी ठोस पदार्थ जब उसे गर्म किया जाता है, उसे उष्मा दिया जाता है तो वो द्रव अवस्था में बदल जाती है। तो द्रव अवस्था में जब बदल जाती है तो इसी प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? गलना बोलते हैं या पिघलना बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा गांव में जो आइसक्रीम जो बच्चे खाते हैं वो आइसक्रीम क्या होती है? ठोस होती है। धीरे धीरे उसको उष्मा मिलता है, गर्माहट मिलती है, वो पिघलना क्या करती है? शुरू कर देती है। तो हम लोग खुद ही बोलते हैं कि ये पिघल रहा है। तो पिघलने का मतलब क्या है? ठोस पदार्थ से उष्मा देने पर, गर्म करने पर वो किस में बदल जाए? द्रव अवस्था में बदल जाए। ठीक है, तो इससे क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को गलना कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गलना कहते हैं। समझ में आई बात? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गलना कहते हैं। इस प्रक्रिया को गलना कहते हैं। अब इसमें एक चीज और समझ लेते हैं, गलनांक। अब ये गलनांक क्या होता है? इससे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इससे अंग्रेजी बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? चलिए, गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो वह निश्चित ताप, ठीक है, वह निश्चित ताप जिस पर गलने की प्रक्रिया होती है, पदार्थ के गलने की प्रक्रिया होती है, पदार्थ की गलने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक क्या होता है? तो वह निश्चित ताप जिस पर पदार्थ की गलने की क्या होती है? प्रक्रिया होती है। यहाँ पर कुछ बच्चे क्या होते हैं, गलत कर लेते हैं और वो क्या करते हैं कि गलना की जो परिभाषा होती है वो गलनांक से देते थे। उनसे पूछा जाता है गलनांक के बारे में और वो परिभाषा बताते हैं किसका? गलना का। तो गलना और पिघलना एक प्रक्रिया है और गलनांक क्या है? एक मेजरमेंट है। ये एक माप होती है। क्या होती है? माप। जिस माप पर क्या होता है, कोई वस्तु क्या होता है? ठोस अवस्था से द्रव में जाता है, एक मेजरमेंट होता है। और हम लोग परिभाषा क्या बताते हैं? हम लोग गलनांक की परिभाषा गलना की बता देते हैं। ये गलती हो जाती है। गलनांक में आप देख लीजिए, गलनांक में है क्या? गलन प्लस अंक, मतलब जिस ताप पर, जिस टेम्परेचर पर कोई वस्तु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चली जाती है वो टेम्परेचर ही क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। और गलनांक जो होता है ये हमेशा देखिएगा कि सेल्सियस में होता है। गलनांक जो होता है वो सेल्सियस में आपको होता है। ठीक है, इसका जो मेजरमेंट होता है वो सेल्सियस में या डिग्री में होता है। सेल्सियस में या किस में होता है? डिग्री में होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं कि बर्फ का जो गलनांक है वो कितना है? तो बर्फ का गलनांक एक
आपको एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। बर्फ का गलनांक 6 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 6 डिग्री। तो वैसे जो पदार्थ होते हैं उनके फिक्स गलनांक होते हैं। अभी मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा। आने वाले वीडियो में मैं आपको गलनांक की पूरी वीडियो लेकर आऊँगा और उसमें अलग अलग टाइप के पदार्थ के गलनांक का जो है वर्णन करूँगा, उसको बताऊँगा, जितने भी पदार्थ होते हैं और उनके जो गलनांक होते हैं। फिलहाल आप समझिए कि बर्फ़ का गलनांक एक क्या है? 6 डिग्री सेल्सियस। मतलब बर्फ़ को 6 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी दोगे तो वो धीरे धीरे लिक्विड में, मतलब पानी में या द्रव में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो गलनांक क्या होता है? एक माप होती है। और कौन सी माप होती है? तो डिफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वह निश्चित ताप जिस पर पदार्थ की गलने की प्रक्रिया होती है। सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया है, मैं लिख दे रहा हूँ, जिस पर पदार्थ की गलने की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? गलने की प्रक्रिया होती है। गलने की प्रक्रिया होती है, उसे क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं, या उसे मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपको गलना, पिघलना का आपको डेफिनेशन और साथ में ही गलनांक का डेफिनेशन दोनों मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप चाहे तो इसे कॉपी पर नोट कर सकते हैं या चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद अगले टॉपिक की बात कर रहे हैं हम। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं हिमांक, सॉरी पहले हिमकरण की बात कर लेते हैं। हिमकरण या फिर जमुना। फ्रीजिंग। चलिए बात कर लेते हैं हिमकरण की। हिमकरण क्या होता है या जमुना क्या होता है? तो वही चीज़ मैंने आपको बताया, हिमकरण या जमुना का मतलब क्या होता है। तो हिमकरण, जहाँ पर करण शब्द आ जाए, मेरी बात को ध्यान रखना, कौन सा शब्द मैं बता रहा हूँ? करण। तो साइंस में या विज्ञान में कहीं भी मेरे भाई करण शब्द अगर आ गया तो करण का मतलब ही समझ लेना बदलना। करण का मतलब क्या होता है? बदलना। और ऊपर दिया है क्या? हिमकरण। क्या दिया है? हिमकरण। और तुम मेरे भाई हिमकरण दिया है तो मुझे बता दो कि करण का मतलब बदलना होता है, तो किस में बदलना होता है? दिया है क्या? हिम। हिम का मतलब क्या होता है? तो हिम का मतलब होता है बर्फ। हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ। हिम शब्द जो होता है इसका मतलब बर्फ होता है। आपने देखा होगा हिमालय जो दिया रहता है, हिम का आलय, बर्फों का आलय, ठीक है, वहां पर बर्फ ही बर्फ है। तो हिम का मतलब बर्फ होता है। कर्ण मतलब मैंने क्या बताया? बदलना। कहीं भी कर्ण आ जाए साइंस में, जहां भी कर्ण शब्द दिख जाए, ये समझ लीजिएगा कि वो बदलने की बात कर रहा है। तो ये किस में बदलने की बात कर रहा है? बर्फ में बदलने की बात कर रहा है। बर्फ है क्या? तो बर्फ क्या है? तो ठोस है। बर्फ क्या है? ठोस है। आप कहेंगे सर बर्फ ठोस है, तो बस बात वहीं पर हो गई, इतना ही समझ गए आप लोग। तो इतने से समझ गए कि सर ये ठोस में बदलने की बात कर रहा है। तो ठोस में किसको बदलने की बात कर रहा है? द्रव को। तो हिमकरण या जमुना एक प्रक्रिया है, तो इसमें लिख लेंगे कि वह प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थ ठोस पदार्थ में बदलता है। वह प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थ ठोस पदार्थ में बदलता है,
उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जमना। क्या बोलते हैं? जमना। वह प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थ किसमें बदलता है? ठोस पदार्थ में बदलता है। तो इस प्रोसेस को या इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को बोलते हैं जमना या हिमीकरण, या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक बात मैं और बता रहा हूं आप सभी को कि सर इसमें एक और शब्द आता है हिमांक। हिमांक या इसे बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? तो सेम ये वही चीज़ है जो मैंने आपको गलनांक में बताया था। गलनांक का मतलब क्या होता है? सेम वही चीज़ है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। ये एक माप होता है, जिस माप पर या जिस निश्चित ताप पर, जिस निश्चित ताप पर कोई वस्तु क्या होती है? द्रव से ठोस में जाती है। द्रव से किस में जाती है? ठोस में जाती है। उस निश्चित ताप को क्या कहते हैं? उस निश्चित ताप को कहते हैं हिमांक। जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव वस्तु या द्रव पदार्थ ठोस अवस्था बदल देता है, तो उस निश्चित ताप को क्या बोलते हैं? हिमांक बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी परिभाषा आपको लिख दे रहा हूँ, आप आराम से नोट करिएगा। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में बदलता है। ठोस अवस्था में बदलता है। तो यहां से समझ लेंगे हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो वह निश्चित ताप, जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ जो होता है वो ठोस अवस्था में बदल जाता है, जम जाता है, उस निश्चित ताप को क्या बोलते हैं? हिमांक बोलते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसे क्या बोलते हैं? हिमकरण या जमना। तो यहाँ से बहुत आराम से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि सर प्रक्रिया को हम जमना या हिमीकरण कहेंगे, और जो मेजरमेंट है, जिस ताप पर वो जमता है, उस ताप को क्या कहेंगे? हिमांक कहेंगे या फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको दे दे रहा हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल में सर आप बता दीजिए कि नहीं जल का हिमांक कितना होता है। तो मैं बता रहा हूँ जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस ये जल का हिमांक होता है। मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी जो पानी होता है या कह सकते हैं जल होता है, वो क्या होता है? बर्फ में बदल जाता है। तो जिस निश्चित ताप पर वो द्रव से ठोस में होगा, उस निश्चित ताप को क्या कहेंगे? हिमांक। तो आपसे जल का हिमांक पूछे कि जल का हिमांक क्या होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है जल का हिमांक। इसको याद रखेंगे बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको फ्रीजिंग पॉइंट और आपको फ्रीजिंग का जो है डिफिनेशन भी लिखा है। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे या इसे कॉपी पर नोट करेंगे। आगे अगले प्रोसेस की बात करेंगे इसके बाद। चलिए अगला प्रोसेस है क्वथन, या इसे उबालना भी कहते हैं। क्वथन या उबालना।
चलिए, क्वथन या उबालना है, इससे क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं। अब ये भी एक प्रकार की क्या है, प्रक्रिया। जैसे आपने दो प्रक्रियाओं को समझा, गलना और एक जमना को, तो वैसे तीसरी प्रक्रिया ये तीसरे नंबर पर आती है। इसे क्या बोलते हैं, क्वथन बोलते हैं, और क्वथन बोलते हैं या इसे उबालना भी कहते हैं, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बॉइलिंग करना। अब लोगों ने सुना होगा बॉइलिंग करना, बॉयल करना, तो बॉयल करना का मतलब ये होता है उबालना। इस प्रक्रिया में क्या होता है सर, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट में या क्वथन में क्या होता है कि कोई द्रव अवस्था से जब गर्म किया जाता है, इसमें भी गर्म ही किया जाता है, तो जब कोई द्रव अवस्था से गर्म किया जाता है तो सीधे किस में पहुंच जाता है, गैस अवस्था में। तो द्रव अवस्था में जब उसको गर्म किया जाता है तो उसके अणु और भी दूर दूर हो जाते हैं, और ज़्यादा दूरी होने की वजह से वो किस अवस्था में चला जाता है, गैसीय अवस्था में चला जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्वथन बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ कि जब कोई द्रव पदार्थ को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो एक ऐसी अवस्था आती है, एक ऐसी अवस्था आती है वह गैस में बदल जाता है। ठीक है, जब कोई द्रव पदार्थ को गर्म किया जाता है तो एक ऐसी अवस्था आती है कि वह किस में बदल जाता है, गैस में। मतलब जब द्रव को गर्म करते हैं, द्रव मतलब पानी, जब उसे गर्म करते हैं तो आप देखे होंगे गर्म करते हुए पानी को जब गर्म किया जाता है तो उसमें से भाप निकलना शुरू कर देता है। अब जब भाप निकलना शुरू करता है तो भाप क्या है, जब आप पानी को आप गर्म कर रहे हो, इस तरह से पानी को गर्म कर रहे हो, इसमें पानी भरा हुआ है, चलिए देखिए इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो जब पानी को आप गर्म करते हैं, नीचे आग लगाते हैं, ठीक है, जब इसे इस तरह से गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं, तो आपने देखा होगा कि इसके ऊपर से जो है भाप निकलना शुरू हो जाता है। अभी जो भाप निकलता है पानी का, वाष्प इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, भाप। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो ये भाप निकलना शुरू हो जाता है, तो इसी प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, उबालना बोलते हैं। तो यहाँ से पूरी प्रक्रिया समझेंगे कि जब किसी द्रव को, मान लेते हैं आपने जल को ही गर्म किया, तो जब आप जल गर्म कर रहे हैं या द्रव को गर्म कर रहे हैं तो उसके जो अणु होते हैं काफ़ी दूर दूर हो जाते हैं, और उसके अंदर से भाप निकलना मतलब वो वाष्प हो निकलना शुरू हो जाता है। अर्थात ये जो द्रव होता है वो किस में चेंज हो जाता है, वो ट्रांसफर हो जाता है किस में, द्रव में, तो द्रव में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, गलना या पिघलना, सॉरी, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्वथन या उबालना बोलते हैं। तो यहाँ से आपको एक कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, ठीक है। तो क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट को समझेंगे, इसे हटाते हैं। क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो ये भी एक प्रकार का माप होता है, ठीक है। मतलब ये हो गया कि जिस ताप पर, जिस निश्चित ताप पर क्वथन की घटना होती है, उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जिस निश्चित ताप पर क्वथन की घटना होती है उसे क्या कहते हैं,
क्वथनांक कहते हैं। जिस निश्चित ताप पर क्वथन की घटना होती है उससे क्या, उस ताप को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। अब ये क्वथनांक क्या होता है इसको मैं बता दे रहा हूँ। तो क्वथनांक समझिए, जैसे मैं जल का क्वथनांक लिख दे रहा हूँ। जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक कितना होता है, तो मेरे भाई 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अभी 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक होता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो जल होता है, पानी जो होता है, वो भाप में बदल जाता है, मतलब गैस अवस्था में चला जाता है। तो जल का क्वथनांक कितना मैंने बताया, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका क्वथन का भी था। तो यहाँ से आपने क्वथन या उबलना और क्वथनांक दोनों की परिभाषा है और दोनों को समझा है। अब इसको नोट करेंगे कॉपी पर, या तो स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक बता रहे हैं। चलिए, चलिए आगे बात कर लेते हैं संघनन की। संघनन क्या होता है, तो संघनन देखिए ध्यान से, ये गैस अवस्था को जब ठंडा किया जाता है तो द्रव में बदल जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी फ्रिज के अंदर से जब ठंडे पानी को निकाला जाता है या किसी भी ठंडी चीज़ को निकाला जाता है, तो उसके जो पृष्ठ होते हैं चारों तरफ के, उस पृष्ठों पर जल की बूंदें आ जाती हैं। अब ये जो जल की बूंदें पृष्ठों पर आई हैं, ऐसा नहीं कि वो अंदर से पानी बाहर निकला है, बस बात यहाँ पर इसी की है, संघनन की। संघनन क्या होता है कि जब गैस को ठंडा किया जाता है तो गैस जो है अपने आप किस में बदल जाती है, वो बदल जाती है द्रव में। तो इस वजह से इस घटना को या इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। और यही कारण है कि जब आप किसी बाटल को, पानी के बाटल को जब फ्रिज में से निकालते हैं या ठंडा कोई चीज़ लेते हैं, तो उसके चारों सरफेस जो एरिया होते हैं, जो पृष्ठ होता है, उस पर पानी की क्या आती है, बूंदें आ जाती हैं, क्योंकि वो चारों तरफ के हवा को क्या करता है, ठंडा करता है। और जब हवा को ठंडा करता है तो हवा क्या होती है, गैस होती है, और वो गैस किस में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है। तो यहाँ से इस बात को समझ लेंगे कि जो संघनन होता है, संघनन का मतलब क्या होता है कि जब कोई गैस पदार्थ को ठंडा किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो वह गैस से द्रव में बदल जाती है। तो वो गैस से किसमें बदलती है, द्रव में। या कह सकते हैं कि गैस जो होता है ठंडा करने पर सीधे किसमें बदल जाता है, द्रव में। ठीक है, यहाँ दिख रहा है ठंडा। तो गैस को जब ठंडा किया जाता है, ठीक है, गैस को जब ठंडा किया जाता है तो वो किसमें बदल जाता है, द्रव में, वो लिक्विड में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, लिक्विड में, द्रव में। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन। गैस का ठंडा होकर के द्रव में बदल जाना क्या कहलाता है, संघनन। और इसी संघनन पर मैं आपको एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। इसी संघनन पे क्या होती है, वर्षा का होना, वर्षा का होना संघनन का ही कारण है। ठीक है, और दूसरा मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें जो एयर कंडीशन चलता है, एसी, क्या बोलते हैं, एसी, वो भी इसी पर काम करता है। मतलब हवाओं को लेकर के उन्हें ठंडा करता है, और ठंडा करने के बाद उसे क्या करता है, आगे भेजता है। ठीक है, तो इस वजह से एसी की जो हवा होती है वो ठंडी लगती है। एसी की तरह काम कूलर भी करता है, लेकिन कूलर में फ़र्क ये है कि कूलर डायरेक्ट क्या करता है, पानी को जो है सूक्ष्म कण में दे करके हवा के थ्रू क्या करता है, हवा के सहारे क्या करता है, पानी को आगे भेजता है।
और उसकी हवा में पानी की छोटी छोटी क्या होती है, बूंदें होती हैं। और एसी क्या करता है कि एसी बस हवाओं को क्या करता है, ठंडा करता है। कूलर और एसी में बस इतना फ़र्क समझिएगा कि कूलर में आपको पानी डालना पड़ता है, एसी में पानी डालना नहीं पड़ता है। एसी और नहीं तो पानी क्या करता है, निकालता है। वो गैसों को अपने इर्द गिर्द जितनी भी हवा होती है उसको क्या करता है, ठंडा करता है। जब वो ठंडा करता है तो द्रव में बदलती हैं, तो उन हवाओं को क्या करता है, ठंडी हवाओं को आगे भेजता है, और जो पानी होता है एसी का वो बाहर पाइप के द्वारा निकाल दिया जाता है। जिनके घर में एसी होगा या जो लोग देखे होंगे वो इस चीज़ को अच्छे से जानते होंगे कि एसी में से एक पाइप बाहर की तरफ निकलती है जिसमें से बराबर जो है पानी निकलता रहता है। अब ये पानी कहाँ से आता है, तो ये पानी संघनन की वजह से आता है। और वही जो होता है बारिश का होना भी किसका कारण है, संघनन का कारण है। ये जो नदियाँ होती हैं, समुद्र होते हैं, तालाब, छोटे बड़े जितने भी जलाशय होते हैं, इन सब से पानी जो होता है वाष्प बन करके कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, और ऊपर बादलों में इकट्ठा होता है। और जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने पर जब ठंडा हो जाता है तो संघनन की क्रिया होती है, और संघनन की क्रिया में वो जल में बदलता है, अर्थात द्रव में बदलता है, और नीचे क्या करता है, टपकने लगता है। और इसी टपके हुए पानी को हम क्या बोलते हैं, वर्षा बोलते हैं। तो यहाँ से संघनन का प्रोसेस था, इसे नोट करेंगे कॉपी पर या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, ऊर्ध्वपातन क्या होता है। अब ऊर्ध्वपातन से समझ लेते हैं कि ऊर्ध्वपातन भी एक प्रकार की प्रक्रिया होती है, लेकिन ये कुछ डायरेक्ट होती है। डायरेक्ट का मतलब ये होता है, ध्यान से समझिएगा। ऊर्ध्वपातन का मतलब जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में न बदलकर सीधे गैस अवस्था में बदल जाए। ठीक, सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। अब यहाँ पर बात को समझिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सर किसी भी ठोस पदार्थ को, ठोस को क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो किस में बदलता है, द्रव में। और फिर जब द्रव को गर्म किया जाता है तो किस में बदलता है, गैस में। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनको, जो ठोस से सीधे पहुंच जाते हैं किसमें, गैस में, तो इन्हीं को बोलते हैं क्या, इस प्रक्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। मेरी बात समझ में आई आप सभी को। ऊर्ध्वपातन का मतलब ये हो गया कि सर वो ठोस से द्रव में नहीं बदलेगा, डायरेक्ट जो है सीधे किस में बदल जाएगा, गैस में। जो पदार्थ होते हैं वो ठोस पदार्थ जब गर्म किया जाता है तो द्रव में बदलते हैं, द्रव को गर्म किया जाता है तो गैस में बदलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो बिना द्रव में बदले सीधे किस में बदल जाते हैं, गैस में। तो इन पदार्थ, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। और इन पदार्थ को ऊर्ध्वपातज बोलते हैं। पदार्थ को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातज बोलते हैं। तो ऊर्ध्वपातज पदार्थ मैं आपको बता रहा हूँ, ऊर्ध्वपातज पदार्थ, इसमें सर कौन कौन आता है थोड़ा हमको बता दीजिए ताकि हमें भी पता चल जाए। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें कपूर आता है। कपूर तो आप लोगों ने जलाया ही होगा, जो है पूजा करते ही होंगे। तो कपूर जो होता है वो ठोस होता है, और जैसे आप उसे जलाएंगे तो वो द्रव में न बदल करके सीधे किस में बदलता है, गैस में। और कौन सा होता है, आयोडीन होता है, आयोडीन। और क्या होता है, तो और होता है नौसादर। नौसादर को
अमोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अमोनियम क्लोराइड। और क्या होता है, नेफ्थलीन भी होता है। क्या होता है, नेफ्थलीन। तो ये जो पदार्थ होते हैं, कपूर, आयोडीन, नौशादर, नेफ्थलीन, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको आप अगर जलाएंगे, गर्म करेंगे, तो ये ठोस से सीधे किस में चले जाते हैं, गैस अवस्था में। ये द्रव में बदलते ही नहीं। तो यहाँ पर मैंने आपको ऊर्ध्वपातन को समझाया। ऊर्ध्वपातन क्या एक प्रक्रिया है। अभी लास्ट में आपको एक ट्रिक के बारे में बताएंगे जिससे आप प्रक्रिया और जो उसका माप है दोनों को समझ लेंगे आराम से, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन एक प्रक्रिया होती है जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में न बदलकर सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। और जो पदार्थ यह प्रक्रिया करता है उस पदार्थ को ऊर्ध्वपातज पदार्थ बोलते हैं। और ऊर्ध्वपातज में कपूर, आयोडीन, नौशादर, नेफ्थलीन, ये सब आते हैं। तो इसको फटाक से कॉपी पर नोट करेंगे या इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अगले टॉपिक पर बात करेंगे। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं निक्षेपण, या इसी को बोलते हैं क्या, दृढ़ीकरण। अब ये निक्षेपण या दृढ़ीकरण क्या था, तो ये ठीक अगर आप ऊर्ध्वपातज या ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया को समझ लिए हैं तो ये इसी का ठीक क्या होता है, उल्टा होता है। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि ठोस से वस्तु सीधे किस में जाती है, गैस में। इसमें ठीक इसका अपोजिट होता है, मतलब गैस अवस्था से सीधे किस में आ जाती है, ठोस में। तो इसका परिभाषा मैं आपको लिख दे रहा हूँ कि जब कोई गैसीय पदार्थ ठंडा करने पर द्रव अवस्था में न आकर सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निक्षेपण या दृढ़ीकरण। मतलब जब कोई गैसीय पदार्थ ठंडा करने पर द्रव अवस्था में न बदलकर सीधे किस में बदल जाए, ठोस अवस्था में। गैसीय पदार्थ द्रव अवस्था में न बदलकर सीधे किस में बदल जाए, ठोस अवस्था में। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं दृढ़ीकरण। दृढ़ीकरण का मतलब क्या होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि सर करण का मतलब क्या होता है, बदलना, और दृढ़ का मतलब होता है मजबूत। अब मजबूत कौन होता है, ठोस। करण का मतलब मैंने क्या बताया था, बदलना, और दृढ़ का मतलब क्या होता है, मजबूत। तो जब कोई गैस अवस्था से सीधे किसे बदल जाए, ठोस में बदल जाए, द्रव में बदले ही नहीं, तो उसे क्या बोलते हैं, दृढ़ीकरण या निक्षेपण कहते हैं। इसका मैं आपको एक डायग्राम बता दे रहा हूँ। तो यहाँ से सीधे ध्यान से देखेंगे, गैस अवस्था, और गैस से सीधे किस में चला जाएगा, ठोस। गैस से सीधे किस में, ठोस, सॉलिड में। तो इसे क्या बोलेंगे, दृढ़ीकरण या निक्षेपण। तो जब कोई पदार्थ गैस से द्रव में न बदलकर सीधे ठोस अवस्था में चला जाता है तो उसे निक्षेपण या दृढ़ीकरण बोलते हैं। और ये ऊर्ध्वपातन का अपोजिट होता है, मतलब ऊर्ध्वपातन का उल्टा होता है। तो यहाँ तक मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया। अब आगे मैं आपको एक ट्रिक के बारे में बता रहा हूँ।
अब ट्रिक क्या है कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि जिसके अंत में ना आ जाए, जिसके अंत में क्या आ जाए, ना आ जाए, तो इसका मतलब वो जान लीजिएगा कि वो प्रक्रिया है। क्या है, प्रक्रिया, या फिर वो क्या है, घटना। ठीक है, जिसके अंत में ना आ जाए या तो प्रक्रिया कहेंगे उससे, या तो उसे क्या कहेंगे, घटना। जैसे मैंने आपको बताया था गलना, गलना में क्या आ रहा है, ना आ रहा है। दूसरा जमना, जमना में क्या आ रहा है, ना आ रहा है। तीसरा क्वथन, तो क्वथन में क्या आ रहा है, ना आ रहा है, या इसे उबालना भी बोलते हैं। तो उबालना में क्या आ रहा है, ना आ रहा है। जिसके भी अंत में ना आ जाए, तो ना का मतलब क्या होता है, प्रक्रिया या घटना। तो यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जिसके अंत में भी ना आ जाए तो उसमें क्या बोलेंगे, उसे प्रक्रिया कह देंगे या उसे घटना कह देंगे। तो आज का अब लास्ट टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज का लास्ट टॉपिक क्या है उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलिए, इसमें आपको ठोस, द्रव, गैस, इनके जो प्रोसेस है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, इसको मैं आपको बता रहा हूँ। ये अगर चीज़ नहीं दिख रही तो मैं इसे थोड़ा सा नज़दीक ला दे रहा हूँ। चलिए, चलिए, ये दिखाई दे रहा होगा आप लोग। अब इसमें आपको एक शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ कौन सा किस तरह से चेंज होता है। अगर ठोस से, एरो से समझेंगे, एरो जिधर की तरफ रहेगा प्रक्रिया उधर की तरफ ही होगी। ठोस से कोई वस्तु अगर द्रव में आता है, कहाँ आता है, द्रव में, तो उसे क्या बोलते हैं, पिघलना या गलना। अगर द्रव से कोई वस्तु ठोस में बदलता है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जमना या हिमीकरण। अगर द्रव से कोई वस्तु गैस में, एरो को ध्यान रखिएगा, एरो किधर जा रहा है, जिधर एरो रहेगा प्रक्रिया उधर ही होगी। तो कोई द्रव से अगर गैस में जा रहा है तो उसे या क्या बोलेंगे, क्वथन बोलेंगे, या उसे वाष्पन बोलेंगे। गैस से अगर कोई द्रव में आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, संघनन बोलेंगे। डेफिनेशन मैंने आपको दिया ही है, बस यहाँ शॉर्ट में समझ लेंगे। अगर ठोस से कोई गैस में बदल रहा है डायरेक्ट, तो उसे क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन बोलेंगे सर। गैस से अगर ठोस में जा रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, निक्षेपण बोलेंगे। तो यहाँ से सारी प्रक्रिया जो है उसको समझ लेंगे शॉर्ट में, कि ठोस से अगर द्रव में आ रहा है तो क्या बोलेंगे, पिघलना या गलना। द्रव से गैस ठोस में जा रहा है तो जमना, हिमीकरण। द्रव से गैस में जा रहा है तो क्वथन या वाष्पन। गैस से द्रव में बदल रहा है तो संघनन। ठोस से अगर गैस में आ रहा है तो ऊर्ध्वपातन, और गैस से अगर ठोस में जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे, निक्षेपण। बात समझ आई। तो ये यहाँ पर आपको शॉर्ट में मैंने बता दिया, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या इसे डायग्राम को अपने कॉपी पर क्या करेंगे, नोट करेंगे। चलिए, अब इसे नोट कर लिए, तो अब आगे आपको अगले वीडियो में आपको इसके बाद आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में लेक्चर लेकर आएंगे, और कोशिश करेंगे कि उस जो है वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाए। तो आज का ये वीडियो कैसा रहा इसे बताएंगे कमेंट करके, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पर।